प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम। लेक्चर नंबर 25। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम। बेटा, जब हम गौरव ग्रंथों की व्याख्या करते हैं या जब गौरव ग्रंथों के अंतर्गत विचारकों ने क्या कुछ लिखा है, क्या सिद्धांत दिए हैं, क्या विचारधाराएं दिए हैं, उनको जब समझते हैं, उनकी जब व्याख्या करते हैं, तो बेटा इसके लिए विद्वानों ने विभिन्न उपागम दिए हैं, जिसमें से 5 उपागम सबसे महत्वपूर्ण है। और 5 उपागम में से आज हम पहले वाला जो उपागम है नंबर 1, इस उपागम की चर्चा करेंगे। तो नोट करेंगे आप, पहला उपागम लेंगे हम शब्दार्थ मीमांसा उपागम, लेक्चर नंबर 25। बेटा पुनः दोहरा रहा हूँ मैं, आज से हम गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम बता रहे हैं। इन उपागमों में हम पहला उपागम ले रहे हैं शब्दार्थ मीमांसा उपागम। वैसे हम केवल 5 उपागम की चर्चा करेंगे और 5 उपागम के ऊपर मैं क्रम से एक लेक्चर अपलोड करूँगा। नहीं, जैसे जीवनी मूलक उपागम है ना, ऐतिहासिक उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम है। तो बेटा ये 5 उपागम हैं, इनमें से हम आज एक उपागम की चर्चा करेंगे, शब्दार्थ मीमांसा उपागम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गौरव ग्रंथ के अंतर्गत विद्वान ने जो कुछ लिखा है, तो उन शब्दों का क्या अर्थ लिया गया है, उन शब्दों के अर्थ को किस रूप में समझने का प्रयास किया गया है, विद्वान विशेष ने शब्द का क्या अर्थ लिया है, आधुनिक समय में उसका क्या अर्थ लिया जा रहा है, तो ये बातें हमें समझना निहायत जरूरी है। तो नोट करेंगे शब्दार्थ मीमांसा उपागम, इसे शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम भी कहते हैं। बेटा ये आपको ध्यान रखना है। क्या? शब्दार्थ, शब्द का अर्थ, शब्दार्थ मीमांसा उपागम या शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम भी कहा जाता है। बेटा जब हम गौरव ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, गौरव ग्रंथ क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, गौरव ग्रंथ की व्याख्या की क्या समस्याएं ये भी मैंने बता दिया है, गौरव ग्रंथों की क्या उपयोगिता है ये भी मैंने बता दिया है। अब तो हम आपको गौरव ग्रंथों की व्याख्या के जो 5 उपागम हैं, ये 5 उपागम समझाएंगे। बेटा मैं प्लेटो पढ़ाना शुरू किया उससे पहले आपको ये समझा रहा हूँ, इसका कारण है। इसका कारण ये है कि यदि आप ये 5 के 5 उपागम समझ जाते हैं तो प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावली जो कि एक्विनास के बाद में आएगा, जे.एस. मिल, बेंथम, कार्ल मार्क्स, ये जितने भी राजनीतिक विचारक हैं बेटा इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, संत थॉमस एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया है, मैकियावेली का द प्रिंस है, हॉब्स का द लेवियाथन है। क्या? हॉब्स का लेवियाथन है। तो बेटा ये जो ग्रंथ है ना, ये जो रचनाएं हैं ना बेटा, यही तो गौरव ग्रंथ हैं। अब इन गौरव ग्रंथों की व्याख्या के क्या उपागम है, इन गौरव ग्रंथों में विद्वान ने जो लिखा है उसको कैसे समझें, या विचारक विशेष के विचारों को कैसे समझें। तो उन विचारकों के विचारों की व्याख्या करते समय हमें वास्तव में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उन विचारकों के द्वारा जो लिखा गया है उसको हमें कैसे समझना है। तो इसके लिए विद्वानों ने 5 उपागम दिए, जिसमें पहला उपागम लेंगे हम शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ ये सारी बातें इस रूप में नोट की हैं, मैं एक एक का अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ मैं नोट इसलिए करता हूँ जिससे कि जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, जैसे ही पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद में हम केवल स्पीच रूप में प्रतिदिन एक टॉपिक लिया करेंगे। लेकिन ये कब? जबकि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो मेरी बाध्यता ये है कि मैं समझाना भी चाहता हूँ अच्छे से, साथ में विद्यार्थियों को कुछ लिखित रूप में भी मिल जाए, इसलिए मैं आपके सामने ये पहले ही नोट कर देता हूँ। क्योंकि साथ साथ ये नोट करता हूँ बेटा तो लगभग एक वीडियो हमारी 2 घंटे में भी पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लगभग 45 मिनट का काम तो पहले ही कर देते हैं। उसके बाद में हमें तो केवल समझाना है अच्छे से, और आपको तो समझना ही है। चलिए बेटा,
गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम हमने 5 उपागम है। 5 में पहला उपागम शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम ले रहे हैं। इससे पहले ये डायग्राम समझ लें, ये डायग्राम समझ जाएंगे तो ये बातें स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने लिखा गौरव ग्रंथ। बेटा गौरव ग्रंथ का मतलब क्या होता है? गौरव ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं, क्या बेटा? गौरव ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश काल की सीमाओं से परे होती है और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, है ना, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया है, मैकियावेली का द प्रिंस है, हॉब्स का लेवियाथन है, लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ढेरों विचारक हैं, इनकी ढेरों रचनाएं, तो ये सब गौरव ग्रंथ है। ठीक है बेटा। अगली बात है, जो ये गौरव ग्रंथ हैं जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स है, तो बेटा इन गौरव ग्रंथों में क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है, राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है। और इन गौरव ग्रंथों में जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, इन गौरव ग्रंथों में वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है और राजनीति के अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स, जब तक कि ये दोनों जो ग्रंथ हैं आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक बेटा राजनीति को भी आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए राजनीति के अध्ययन में इन गौरव ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है और गौरव ग्रंथ देश काल की सीमा से परे होते हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए ये उपयोगी होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम शब्दार्थ मीमांसा उपागम की। बेटा सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो ये शब्दार्थ मीमांसा उपागम है या शास्त्रीय या शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम है, मूलतः इनका उपयोग धर्म ग्रंथों में किया जाता है। मतलब जो ये शब्दार्थ मीमांसा उपागम है या हम कहेंगे कि शास्त्रार्थ, इसको शास्त्रार्थ भी कहा जाता है, शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम है, इनका उपयोग मूलतः धर्म ग्रंथों में किया जाता है। लेकिन आधुनिक समय में शब्दार्थ मीमांसा उपागम या शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम का उपयोग दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी किया जाने लगा है। मतलब आज दर्शन शास्त्र को समझने के लिए, राजनीति शास्त्र को समझने के लिए शब्दार्थ मीमांसा उपागम का प्रयोग किया जाता है। वैसे मूलतः ये जो है धर्म ग्रंथों को समझने के लिए, धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि शब्दार्थ मीमांसा उपागम का उपयोग मूलतः निम्न में से किस में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा धर्म ग्रंथों में। ठीक है। वैसे आज दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र में इनका उपयोग किया जाता है, ये बात होगी। मैंने यहाँ लिखा 5 उपागम, मतलब गौरव ग्रंथों की व्याख्या की जो उपागम है वो 5 हैं। 5 में से हम पहला उपागम ले रहे हैं आज, शब्दार्थ मीमांसा उपागम। ठीक है। बाकी और हैं जैसे जीवनी मूलक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, संश्लेषात्मक उपागम, ये सारे मैं क्रम से समझा दूंगा। फिर मैंने यहाँ लिखा है शास्त्रार्थ शब्दार्थ मीमांसा उपागम, मतलब जो ये शब्दार्थ मीमांसा उपागम है, दो नाम होंगे इसके, शब्दार्थ मीमांसा उपागम और शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो बात आती है बेटा क्या कि उपागम का चयन कैसे करें। विद्वानों ने 5 उपागम दिए हैं जिसके माध्यम से आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या कर सकें। तो किस उपागम का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बात ली, उपागम का चयन, मतलब किस उपागम का प्रयोग किया जाएगा। तो उपागम का जो चयन किया जाएगा, तो यहाँ शब्दार्थ मीमांसा उपागम का चयन इसलिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है कि किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है और किस तरह की आधार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा। मतलब यहाँ शब्दार्थ मीमांसा उपागम का जो चयन किया गया है इसलिए किया गया है कि किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है, किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना जरूरी है, किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है हमें, और किस किस तरह की आधार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। मतलब किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है और किस तरह की आधार सामग्री लेनी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए शब्दार्थ मीमांसा उपागम का चयन किया जाता है। आगे बेटा जो ये शब्दार्थ मीमांसा उपागम है,
शब्दार्थ मीमांसा उपागम है या शास्त्रार्थ मीमांसा उपागम है, जिसका उपयोग मूलतः धर्म ग्रंथों में किया जाता है। शब्दार्थ मीमांसा उपागम का जो ध्येय है, उद्देश्य ध्येय है प्रस्तुत ग्रंथ में प्रयुक्त शब्दावली के वास्तविक किंतु गूढ़ या छिपे हुए अर्थ का पता लगाना। ये इसका मूल अर्थ हो गया। अब आपको समझना है बेटा भाई, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक अरस्तू की पॉलिटिक्स है, प्लेटो का अंतिम ग्रंथ द लॉज है, यस है, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया है, मैकियावेली का द प्रिंस है, हॉब्स का यस लेवियाथन है। लेवियाथन का हिंदी अर्थ होता है विशालकाय जल जंतु, ऐसा जंतु जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ मुख होते हैं। लॉस्की का ग्रामर पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण। तो बेटा ये जो उपागम है ना, शब्दार्थ मीमांसा उपागम, इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रस्तुत ग्रंथ में जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तू की पॉलिटिक्स, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया, मैकियावेली का द प्रिंस, हॉब्स का लेवियाथन, रूसो का सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा। तो प्रस्तुत ग्रंथ में प्रयुक्त शब्दावली के वास्तविक किंतु गूढ़ या छिपे हुए अर्थ का पता लगाना है। मतलब इन ग्रंथों में जिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है उन शब्दावली की वास्तविक लेकिन गूढ़ या छिपे हुए अर्थ का पता लगाना है। मतलब ये शब्दार्थ मीमांसा उपागम गूढ़ और छिपे हुए अर्थ का पता लगाता है। कैसे, मैंने यहाँ दुनिया भर के एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पलों से हम आपको समझाएंगे। तो ये बात आप नोट करेंगे। इसके बाद में जो शब्दार्थ मीमांसा उपागम है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है बेटा हमारा उद्देश्य है समझना, और मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो ये 5 के 5 उपागम अच्छे समझ में आने चाहिए। अगर आपने 5 उपागम समझ लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक विचारक और पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये 5 उपागम आपने नहीं समझा तो आप राजनीति विज्ञान में शून्य हैं। परंपरागत शब्दावली मीमांसा उपागम, पहला क्या है, परंपरागत शब्दावली मीमांसा उपागम। परंपरागत शब्दावली मीमांसा में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो लेखक होता है जैसे कि प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है, तो जो लेखक है जैसे प्लेटो लेखक हो गया और इसकी जो रचना है रिपब्लिक होगी। तो लेखक ने अपनी रचना में जो लिखा है उस शब्द का गूढ़ अर्थ का पता लगाना है। जैसे प्लेटो ने न्याय शब्दावली का प्रयोग किया है रिपब्लिक में बार बार। तो न्याय है क्या, आखिर जस्टिस क्या है, न्याय का प्रयोग किस रूप में किया था, प्लेटो ने न्याय का प्रयोग नैतिक रूप में किया है। आधुनिक समय में कानूनी न्याय की चर्चा की जाती है, प्लेटो ने नैतिक न्याय की चर्चा की है। अब आप कहेंगे सर प्लेटो ने न्याय किसको कहा, तो थोड़ा समझें बेटा। प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति योग्यता के अनुसार अपने कार्य को करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अपने कार्य को करता है तो वह व्यक्ति न्यायी है। जैसे प्लेटो ने कहा है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक, साहस और तृष्णा। तो जिस व्यक्ति में जिसकी प्रधानता है उस काम को ईमानदारी से करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर किसकी प्रधानता है, विवेक की। विवेक की प्रधानता है तो मुझे ईमानदारी से अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। अब किसी के अंतर्गत जो है साहस की मात्रा ज़्यादा है तो उसको जो है साहस से संबंधित मतलब देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। किसी में तृष्णा ज़्यादा है तो उत्पादन से संबंधित करें, ईमानदारी से करे। तो जिस व्यक्ति में जो क्षमता है, जो उसकी प्रकृति, जो उसका स्वभाव, उसके अकॉर्डिंग कार्य यदि करता है तो वह व्यक्ति न्यायी है। तो ये जब मैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझाऊँ अलग से तब वहाँ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा है, नोट करो बेटा, सत्ता मीमांसात्मक शब्दार्थ मीमांसा उपागम। नोट करें, सत्ता मीमांसात्मक शब्दार्थ मीमांसा उपागम। इसमें क्या होता है, जो लेखक होता है, लेखक ने जो अपनी रचना लिखी है, जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक, अरस्तू ने पॉलिटिक्स, तो उसमें क्या होता है दार्शनिक दृष्टिकोण की छानबीन की जाती है। मतलब यहाँ इन्होंने जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है उसको जो है दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, दार्शनिक दृष्टिकोण से उनके शब्दों की छानबीन की जाती है, जैसे कि आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये 2 प्रकार इसके हो गए। इसके बाद में जो सत्ता मीमांसात्मक शब्दार्थ
उपागम है, शब्दार्थ मीमांसा उपागम है, क्योंकि शब्दार्थ मीमांसा उपागम के दो प्रकार बता दिए इन्होंने। तो इस अन्वेषण पद्धति में, मतलब सत्ता मीमांसात्मक शब्दार्थ मीमांसा में, इस अन्वेषण पद्धति में क्या होता है, विश्व को केवल भौतिक जगत नहीं माना, क्या विश्व को केवल भौतिक जगत नहीं माना, बल्कि मानवीय चिंतन और कर्म का विषय माना है। मतलब इस अन्वेषण पद्धति में, किसमें, सत्ता मीमांसात्मक में, विश्व को केवल भौतिक जगत नहीं माना है इन्होंने, विश्व को केवल जड़ पदार्थ नहीं माना है, बल्कि मानवीय चिंतन और कर्म का विषय माना है। ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लेखक ने जो अपनी रचना लिखी है उसके अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों के अर्थ का पता लगाया जाता है। अब जो ये सत्ता मीमांसात्मक शब्दार्थ मीमांसा उपागम है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, 3 मान्यताएं हैं। मुख्य मान्यताएं 3 हैं, तो नोट करेंगे। मुख्य मान्यताएं 3 हैं। वैज्ञानिक व्याख्या ज्ञान की एक मात्र विद्या नहीं है। मतलब यहाँ ये पहले स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक व्याख्या ज्ञान की एकमात्र विद्या नहीं है। भाई आप अगर किसी की भी व्याख्या करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कर रहे हैं तो वह ज्ञान की एकमात्र विद्या नहीं है, क्योंकि केवल तथ्यों के आधार पर ही किसी बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसके लिए मूल्यों का होना भी ज़रूरी है। जैसे कि बहुत समय बाद में व्यवहारवादी के बाद में उत्तर व्यवहारवादी ने यही बात कही थी कि अगर राजनीति को समझना है, राजनीति विज्ञान को समझना है, तो तथ्य और मूल्य दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तथ्य मतलब वैज्ञानिक पद्धति, मूल्य मतलब दार्शनिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक पद्धति, इन दोनों में जो है समन्वय होना जरूरी है, तभी आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरी मान्यता है उपयुक्त प्रश्न उठाकर ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मतलब यहाँ उपयुक्त प्रश्न, जो प्रश्न होगा वो भी उपयुक्त होना चाहिए। जैसे हम आगे समझाएंगे, आपकी उदाहरण दे रखी कितने, उपयुक्त प्रश्न उठाकर ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है जो विषय प्रश्न उठाने के लिए चुना जाता है उसमें ही इसकी आंशिक व्याख्या निहित होती है। मतलब जो विषय प्रश्न उठाने के लिए चुना जाता है उसमें ही उसकी आंशिक व्याख्या निहित होती है, समाहित होती है। कैसे, यहाँ ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, पीछे की सारी बातें आपको इन उदाहरणों से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब समझना है। अच्छा, यहाँ मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ बेटा, चूँकि यहाँ पर आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम समझ रहे हैं और गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम समझ रहे हैं, तो इसमें आपको जो मूल बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है। जैसे आप कहेंगे सर अभी हम नहीं समझ पाए, तो मूल जो बात ध्यान में रखनी है, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ, मूल बात ये ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिएगा हमने 2 विद्वान लिए, प्लेटो और अरस्तु, ठीक है बेटा। प्लेटो की रिपब्लिक ले ली हमने, प्लेटो की रिपब्लिक ले ली, प्लेटो की रचना, विश्व प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक, जिसका हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। और अरस्तु की पॉलिटिक्स ले ली, पॉलिटिक्स। ये दो ग्रंथ ले ली, दो गौरवमयी ग्रंथ हो गए फॉर एग्जाम्पल। बाकी तो प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, है ना, बेंथम, जीएस मिल, है ना, हीगल है, ग्रीन है, कार्ल मार्क्स, दुनिया भर के विचारक हैं, लेकिन हम केवल 2 की चर्चा कर रहे हैं। तो जब गौरव ग्रंथों की व्याख्या की जाती है और जब शब्दार्थ मीमांसा उपागमों का प्रयोग किया जाता है तो कैसे किया जाएगा। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स है, ठीक है। इसमें से हम प्लेटो की रिपब्लिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक का एग्जाम्पल लिया हमने, क्या लिया, जैसे प्लेटो ने प्रश्न उठाया कि न्याय क्या है, जस्टिस, न्याय क्या है। प्लेटो ने प्रश्न उठाया न्याय क्या है। तो प्लेटो की जो रिपब्लिक है इसमें जो केंद्रीय विषय है वो न्याय है। मतलब प्लेटो की रचना रिपब्लिक का एक दूसरा नाम भी रखा गया जिसे उपशीर्षक कहते हैं, वह क्या है, कंसर्निंग टू जस्टिस, मतलब न्याय से संबंधित ग्रंथ। तो रिपब्लिक का जो केंद्रीय विषय है, केंद्रीय प्रश्न वो न्याय है कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। तो प्लेटो ने प्रश्न उठाया न्याय क्या है। प्लेटो ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि स्वतंत्रता क्या है, नहीं, स्वतंत्रता प्रश्न नहीं उठाया इन्होंने, बल्कि न्याय उठाया। और स्वतंत्रता का प्रश्न रूसो ने उठाया, जैसे रूसो ने स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया। अब जरा समझें, रूसो ने स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया, प्लेटो का प्रश्न न्याय होगा, रूसो का प्रश्न स्वतंत्रता हो गया। अब जैसे रूसो ने अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि, अब नोट करें इसको, रूसो ने अपने ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध में कहा है, पूरा नोट करेंगे, मैंने केवल संकेत दिया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। अब
अब रूसो ने ये बात कही है। तो यहाँ स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किस रूप में किया है, ये समझना है मूल बात। रूसो ने स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि वास्तव में रूसो के समय में जो मनुष्य थे उन मनुष्यों के ऊपर जो बाहरी प्रतिबंध था, जो कानूनों का प्रतिबंध था, उस कानूनों के प्रतिबंध से रूसो मनुष्यों को स्वतंत्र करना चाह रहा था। और इसलिए रूसो ने कहा कि प्रकृति की ओर लौट चलो, प्रकृति की ओर लौट चलो। इसलिए रूसो ने कहा था कि हमें पुनः वही अज्ञानता, वही भोलापन और वही गरीबी लौटा दो, केवल वही हमें स्वतंत्र बना सकते हैं। मतलब रूसो यहाँ प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और आज जो कानून, भारी भरकम कानून है, उसके अधीन रहते हुए मनुष्य परतंत्र हो गया है। तो रूसो मनुष्य की स्वतंत्रता की बात इस रूप में कर रहा है कि कानून के बंधन हैं, इन बंधनों से मनुष्य को स्वतंत्रता कैसे मिली, इस रूप में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया। अब इसी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग मार्क्स ने भी किया है। मार्क्स अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में कह रहे हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर खोने के लिए है तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां जंजीरें हैं। मतलब यहाँ कार्ल मार्क्स भी बंधन की बात कर रहा है और मनुष्य की आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की आज़ादी की जो बात कर रहा है कार्ल मार्क्स, वह इस रूप में कर रहा है कि भाई उत्पादन के जो साधन हैं, जिन लोगों के हाथों उत्पादन के साधन होते हैं वो जो है संपत्तिशाली होते हैं, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं वो गरीब होते हैं। वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर उत्पादन के साधनों के आधार पर जो है स्वतंत्रता और बंधन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि रूसो ने जो है कानून के रूप में किया है। तो यहाँ वास्तव में देखा जाए तो केवल स्वतंत्रता शब्द का ही जो अर्थ लिया गया है, रूसो ने अलग रूप में लिया है, कार्ल मार्क्स ने अलग रूप में लिया है। और एग्जाम्पल ले हम, और जैसे प्लेटो ने जो है वर्ग शब्द का प्रयोग किया है अपनी रिपब्लिक में, और वर्ग शब्द का प्रयोग किया है तो प्लेटो ने ये व्यक्ति के स्वभाव के रूप में किया है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। जैसे मानवीय आत्मा के 3 तत्व हो गए, विवेक, साहस और तृष्णा। तो विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है, साहस से सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, तृष्णा से उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो 3 वर्ग हो गए, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो यहाँ पर मानव स्वभाव के आधार पर प्लेटो ने 3 वर्गों के निर्माण की बात की, जबकि कार्ल मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधनों के आधार पर जो है वर्ग शब्द का प्रयोग किया है कि जिनके हाथ में उत्पादन के साधन होंगे वो स्वामी होगा, मालिक होगा, और जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होंगे वो जिसके हाथ में उत्पादन के साधन है उसके अधीन होगा। मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि दास प्रथा प्रणाली के अंतर्गत स्वामी और दास हो जाता है, सामंतवाद के अंतर्गत जमींदार और किसान हो जाते हैं, और इसके बाद में पूंजीवादी अवस्था में पूंजीपति और मजदूर हो जाते, श्रमिक हो जाते। पूंजीपतियों के हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं, जबकि मजदूर श्रमिक के हाथ में उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। तो मार्क्स ने इस रूप में वर्ग शब्द का प्रयोग किया। तो डेफिनेटली यहाँ पर गूढ़ अर्थ का पता लगाना जरूरी है। अब प्लेटो की न्याय की बात आती है, तो प्लेटो ने जो न्याय शब्द का प्रयोग किया है वास्तविक रूप में मानवीय आत्मा के 3 तत्व बता रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप अपना काम करना चाहिए, ऐसा करता है तो व्यक्ति न्यायी। अब मानव आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बन जाते हैं, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो ये तीनों अपना अपना काम करेंगे तो वह समाज, वह राज्य न्यायी है। तो डेफिनेटली यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो शब्दार्थ मीमांसा उपागम है, इसमें शब्द का क्या अर्थ लिया गया है उस अर्थ को जानना जरूरी है। जैसे प्लेटो ने न्याय का क्या गूढ़ अर्थ लिया है, प्लेटो ने वर्ग का क्या गूढ़ अर्थ लिया है, मार्क्स ने वर्ग का क्या गूढ़ अर्थ लिया है, रूसो ने स्वतंत्रता का क्या गूढ़ अर्थ लिया है, मार्क्स ने स्वतंत्रता शब्द का क्या गूढ़ अर्थ लिया है, ये समझना है। और वैसे मैं मेरे अकॉर्डिंग कहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि केवल एक स्वतंत्रता शब्द ऐसा शब्द है समझो, केवल एक स्वतंत्रता शब्द ऐसा है जिसके आधार पर संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझा जा सकता है, केवल स्वतंत्रता शब्द से, केवल स्वतंत्रता शब्द से। क्योंकि संपूर्ण मानव जाति स्वतंत्रता की खोज करती रही है, कर रही है और करती रहेगी, लेकिन कभी भी इस मानव जाति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो ही नहीं सकती। कभी प्रथा परंपराओं के अधीन, कभी कानून के अधीन, कभी किसी अन्य के अधीन, कभी भौतिकता के अधीन, कभी किसी के अधीन, लेकिन यह मनुष्य पूर्ण रूप में कभी आज़ाद स्वतंत्र हो ही नहीं सकता।
मानव जाति लगातार स्वतंत्रता की खोज करती रहेगी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता इस मानव जाति को कभी मिल ही नहीं सकती है। ये दावे के साथ कह रहे हैं हम। बस तो ये सार हुआ है इसका। ठीक है बेटा। अब अंत में हमने लिखा है कि दोनों ने, मतलब रूसो और मार्क्स की बात करते हैं। रूसो भी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करता है, मार्क्स भी स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करता है। रूसो का स्वतंत्रता अलग है, मार्क्स का स्वतंत्रता शब्द का अर्थ अलग है, दोनों के गूढ़ अर्थ अलग हैं। तो दोनों ने मनुष्य को बांधने वाली जिन जंजीरों के बारे में प्रश्न उठाया, भाई रूसो ने भी मनुष्य को बांधने वाली जंजीरें बताई हैं। किसको बताया है? नागरिक कानूनों को बताया है। तो ये कहता है कि नागरिक कानूनों को समाप्त करें, मनुष्य को वापस प्राकृतिक अवस्था में ले जाया जाए, प्रकृति की ओर लौट चलें। मनुष्य प्रकृति की ओर लौट चलेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। और कार्ल मार्क्स ने भी जो है बांधने वाली जंजीरों की बात की है, लेकिन मार्क्स ने यहाँ पर बांधने वाली जो जंजीरें वो कौन सी? उत्पादन के साधन है। जिनके हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं वो मालिक बन बैठते हैं, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते उनके अधीन होते हैं, है ना। तो दोनों ने मनुष्य को बांधने वाली जिन जंजीरों के बारे में प्रश्न उठाया, जिन जंजीरों के बारे में प्रश्न उठाया, उनके प्रश्नों में ही इनके आंशिक उत्तर निहित थे। अब रूसो ने भी जंजीरों शब्द का प्रयोग किया है कि मानव का जन्म स्वतंत्र होता है लेकिन सरतर बंधन में जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जंजीरें या बंधन कौन है? नागरिक कानून। मार्क्स ने भी जंजीरें शब्द का प्रयोग किया है कि विश्व के मजदूर तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और है तो तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं। तो यहाँ पर जंजीरों शब्द का प्रयोग मार्क्स ने किसके रूप में किया है? उत्पादन के साधन के रूप में, कि जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं वो वास्तविक रूप में स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, संपत्तिशाली होते हैं। जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं वो जो है एक प्रकार से स्वामी के अधीन होते हैं, सेवक होते हैं, वो किसान होते हैं, वो श्रमिक होते हैं, वो मजदूर होते हैं। उनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। तो जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं वो, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं उनको जंजीरों में बांधे रखते हैं। तो जंजीर शब्द का प्रयोग इन्होंने जो किया है वो मनुष्य को बांधने वाली जिन जंजीरों के बारे में प्रश्न उठाया उनके प्रश्नों में इनको आंशिक उत्तर निहित है, मतलब जो प्रश्न उठाए उनमें इसके उत्तर निहित है। ठीक है बेटा। तो इसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक में किन किन शब्दों का किस अर्थ में प्रयोग किया गया। अरस्तु के पॉलिटिक्स लेंगे तो उसके अंतर्गत भी शब्दों का बड़ा गूढ़ अर्थ लिया गया है। एक्विनाश ने भी अपनी रचना सुम्मा थियोलॉजिया लिखी, उसमें भी शब्दों का गूढ़ अर्थ लिया गया है। मैकियावेली ने अपनी रचना लिखी है द प्रिंस, उसमें भी शब्दों का गूढ़ अर्थ लिया गया है। हॉब्स ने अपनी रचना लेवियाथन लिखी है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध लिखा है। तो इनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, उसका क्या गूढ़ अर्थ है, उसमें कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है, कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है, इसकी छानबीन करनी है। तो जब हम किसी भी गौरव ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसकी व्याख्या करने का पहला उपागम यही है कि उसकी शब्दार्थ मीमांसा उपागम के आधार पर व्याख्या की जानी चाहिए। मतलब उस ग्रंथ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का क्या गूढ़ अर्थ है, उसका छिपा हुआ क्या अर्थ है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक हम उस गौरव ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। उस गौरव ग्रंथ को लिखने वाले विद्वान विचारक को नहीं समझ पाएंगे, हम उस विचारक के विचारों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को गहराई से समझना हो, गंभीरता से समझना हो, उसका अच्छे से विश्लेषण करना हो, तो इसके लिए पहला उपागम का प्रयोग करके देखें आप, शब्दार्थ मीमांसा उपागम। शब्दार्थ मीमांसा उपागम से आप उस ग्रंथ के अंतर्गत शब्दों की जो छिपे हुए अर्थ हैं, जो गूढ़ अर्थ हैं, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और इसकी जानकारी हो जाती है तो आप जो है उस गौरव ग्रंथ को अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये पहला उपागम होगा। इसके बाद में शेष 4 उपागम बचे हैं। 4 उपागम हम क्रम से इसके बाद में लेते रहेंगे। मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या के 5 उपागम नहीं समझेंगे तब तक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को नहीं समझ पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप भारतीय राजनीतिक चिंतन को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये 5 के 5 उपागम आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये उपागम आप समझ जाएंगे तो भले ही आप जो है मनु की मनुस्मृति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र की शुक्र नीति सार, कामंद का कामंद की नीति सार ले लें, है ना, रामायण है,
हैं, महाभारत है, वेद हैं, पुराण हैं, है ना, इनको भी जब आप पढ़ेंगे तो बेटा ये समस्या तो आपके सामने वहाँ भी आएगी। तो वहाँ पर शब्द का क्या गूढ़ अर्थ लिया गया इसको जानना जरूरी है। ऐसे ही पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ही प्लेटो है, अरस्तु है, एक्विनास है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल है, जो है हीगल है, ग्रीन है, कार्ल मार्क्स है। तो इनकी रचनाओं का जब आप अध्ययन करेंगे ना तो उन रचनाओं में जो लिखा गया है तो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का क्या गूढ़ अर्थ है, उनका छिपा हुआ अर्थ क्या है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप जो है राजनीतिक चिंतन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला उपागम। मुझे विश्वास है आप शब्दार्थ मीमांसा उपागम को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसमें मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब समझा दी हैं, और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है नोट करने के लिए मैंने सब नोट कर दिया। ये मैं जो नोट करता हूँ पहले इसलिए करता हूँ कि आप जैसे कुछ विद्यार्थी मुझे बार बार कहते हैं सर नोट्स, बेटा ये नोट्स ही तो हैं। मैं इसलिए तो यहाँ पर ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपके लिए तो लिखता हूँ, मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ। लेकिन जब शुरू में हमने डायरेक्ट समझाना शुरू किया, लिखा कुछ भी नहीं, तो बच्चों ने कहा कि सर आप पहले थोड़ा नोट कर लिया करो। अब हम तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हैं कि चलो बच्चों का भला हो जाए, इस रूप में यहाँ पर पूरा भरसक प्रयास करते हैं। और मैं तो लगभग जितने राइटर हैं भारत के अंतर्गत सबका प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए तब लेक्चर तैयार करता हूँ। महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी जाती हैं और उसके बाद में जो मुझे समझाना होता है जी भर के आपको समझा देता हूँ। तो मुझे विश्वास है आप राजनीतिक विज्ञान को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।